अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जनाब। अपने इस चैनल में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम ब्लड डायमंड मूवी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं एडवर्ड ज़िक और IMDb रेटिंग है इसकी 8 स्टार आउट ऑफ 10। मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें एक सिविल वॉर को दिखाया गया है। उम्मीद है स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत वेस्ट अफ्रीका के एक छोटे से कंट्री से होती है और ये वक्त होता है साल 1999 का। यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है, यानी कि यहाँ के लोकल लोगों के दरमियान में और गवर्नमेंट के दरमियान में एक लड़ाई चल रही है, जिसके चलते यहाँ के लोकल लोगों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जिसका नाम है RUF, यानी कि रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ज़्यादा रेबिलियंस यानी कि बहुत ज़्यादा बागी हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक गांव पे हमला करती है और यहाँ के काफ़ी लोगों को मार देती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग गवर्नमेंट को किसी सूरत में भी वोट ना दे। और इसी वजह से वो काफ़ी लोगों के हाथ भी काटने लगते हैं और जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद लोग होते हैं वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं ताकि ये लोग उनके लिए काम कर सकें। दरअसल इस देश में हीरों की बहुत ज़्यादा तादाद, इसलिए ये बहुत से लोगों को अपने साथ बंदी बना के ले जाते हैं ताकि वो इनके लिए हीरे ढूंढ सकें। और जब इनको हीरे मिल जाते हैं तो वो इसे बेच के इसके बदले में असला ख़रीद लेते हैं, जिससे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। और अब ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम RUF है, ये एक गांव पे हमला करते हैं और इसी गांव में एक फ़िशरमैन रहता है जिसका नाम सोलोमन वेंटी है, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ, 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा है। अब चूँकि सोलोमन एक फ़िशरमैन है और काफ़ी गरीब होता है, इस वजह से वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाता। वो अपने बड़े बेटे को बाहर लेके जाता है और उससे बातें करने लगता है। उसे कहता है कि मैं ख़ुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊँ। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन RUF के लोग हमला कर देते हैं। कुछ लोगों को तो बंदी बना दिया जाता है और बहुत से लोगों को मार दिया जाता है। अब यहाँ पे सोलोमन अपनी फैमिली को तो बचा लेता है, लेकिन ख़ुद उनके हत्थे चढ़ जाता है। और जब ये लोग सोलोमन के हाथ काटने वाले होते हैं तो इनका सरदार इनसे कहता है कि इसको छोड़ दो, ये हमारे लिए काम करेगा। और इस तरह से सोलोमन की जान बच जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से एक आदमी जिसका नाम डैनी ऑर्चर्ड है वो निकलता है। ये आदमी पहले मिलिट्री में था, लेकिन अब ये हथियारों की स्मगलिंग का काम करता है। ये इन लोगों को हथियार सप्लाई करता था और बदले में इनसे हीरे लिया करता था। और इस बार भी वो कैप्टन ज़ीरो से मिलता है और उसे हथियार देता है, और जिसके बदले में कैप्टन ज़ीरो उसे बहुत से हीरे देता है। अब इन हीरो को वेस्ट अफ्रीका के दूसरे देश लाइबेरिया ले जाने के लिए वो भेड़ों का यूज़ करता है और वो भेड़ों के अंदर इन हीरो को छुपा के बॉर्डर क्रॉस करने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे मिलिट्री के लोग पकड़ लेते हैं और ये पुलिस वाले उसकी चेकिंग करते हैं और हीरे रिकवर कर लेते हैं। और इस तरह से तो डैनी को जेल हो जाती है और इस तरह डैनी पकड़ा जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सोलोमन वेंटी को हीरे तलाश करते हुए एक बहुत बड़ा पिंक कलर का हीरा मिल जाता है, जिसे देख के वो अंदाज़ा कर लेता है कि ये बहुत ही कीमती हीरा है। वो इसे चुपके से अपने पाँव के अंगूठे के नीचे छुपा लेता है और वहाँ पे मौजूद गार्ड से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। अब सोलोमन थोड़े से आगे जाके इस हीरे को एक कपड़े में बंद करता है और इसे जो ही गड्ढे में छुपाने वाला होता है तो वहाँ पे सिपाही आ जाता है और वो इससे कहता है कि ये हीरा मेरे हवाले कर दो। और इससे पहले कि सोलोमन ये हीरा उसे देता, यहाँ पे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं जो कि इन लोगों पे हमला करने लगते हैं। और अब वो सिपाही जो कि उससे हीरा मांग रहा होता है वो ज़ख्मी होकर बेहोश हो जाता है। अब सोलोमन जल्दी से मिट्टी के अंदर वो हीरा दबाने लगता है और जो ही वो इसे दबा देता है तो वहाँ पे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और वो इसे गिरफ़्तार कर लेते हैं और इसको भी उसी जेल में ले जाया जाता है जहाँ पे डैनी ऑर्चर होता है। और इसी जगह पे उस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि सोलोमन से हीरा मांग रहा था और ज़ख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया था। और वो सबके सामने चीख चीख के बता देता है कि मैंने सोलोमन के पास एक बहुत कीमती हीरा देखा है, इससे बड़ा हीरा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और जो कोई भी इस आदमी से हीरा निकलवा के मुझे देगा मैं उसे $1000 दूंगा। ये सुन के सोलोमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़े उतार के कहता है कि ये लो, ले लो मेरी तलाशी,
कहाँ है हीरा मेरे पास? मुझे तो इन लोगों की कुछ समझ नहीं आती। पहले तो इन्होंने मुझसे मेरे बीवी बच्चों को छीन लिया और अब पता नहीं कौन से हीरे की बात कर रहे हैं। अब ये सब कुछ डैनी ऑर्चर भी वहाँ पे सुन रहा होता है। उसे यकीन होता है कि ये सिपाही सच कह रहा है, ज़रूर सोलेमन के पास पिंक कलर का बहुत बड़ा हीरा है। अब यहाँ पे जेल में रहते रहते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। आखिर वो वक्त आ जाता है जब डैनी को रिहा कर दिया जाता है। बाहर आके वो अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ पे सुलेमान वेंटी नाम का एक आदमी है जिसके बाद हल्के गुलाबी रंग का बहुत बड़ा हीरा है, और हमें उसे इस जेल से रिहा करवाना होगा ताकि हम उस आदमी से इस हीरे के बारे में जान सकें। लेकिन डैनी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सुलेमान की बेल करवा सके या किसी से कह के करवा सके। तभी हम देखते हैं कि वो अपना एक नकली दांत उखाड़ता है और इसमें से हीरा निकालता है और उसे बेच के वो सुलेमान को आज़ाद करवा लेता है। उसे सोलेमन से कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वह छोटे से हीरे को बेच के सोलेमन को बाहर लेके आना चाहता था ताकि वो उससे इस बड़े से हीरे के बारे में पूछ सके जिसके बारे में जेल में बात हो रही थी। इधर डैनी का आदमी जिसने सुलेमान को आज़ाद करवाया था वो इसे डैनी का नंबर देता है और उससे कहता है कि डैनी से कांटेक्ट कर लेना। लेकिन डैनी उससे कोई कांटेक्ट नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे शहर में जाके चुपके से रहने लगता है। वो अपनी पहचान किसी को नहीं बताता, बल्कि वो सारे काम करने लगता है जो शहर के बाकी लोग करते हैं ताकि किसी को पता न लगे कि वो यहाँ का है ही नहीं। वही डैनी ऑर्चर एक बार में जाता है और इस बार वाले को वो पैसे देता है क्योंकि उसे एक गन की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मैडी होता है और वो मैडी से बातें करने लगता है। लेकिन जब डैनी को ये पता लगता है कि वो एक रिपोर्टर है तो वो इसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब मैंडी उसके पीछे जाती है। दरअसल वो जानना चाहती है कि सिया लियोन यानी जिस कंट्री में वो हैं उसने पिछले 5 साल से एक हीरा भी नहीं बेचा, जबकि इनके पड़ोसी मुल्क लाइबेरिया ने 2 मिलियन हीरों की तजारत की है। और वहाँ का जो हीरो का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम वेंडी कैंप है, ये इसके बारे में जानना चाहती थी, इसके बारे में सबूत इकट्ठे करना चाहती है। लेकिन डैनी आर्चर उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। दरअसल डैनी ऑर्चर ही वो कड़ी है जो कि वैनी कैप तक हीरे पहुंचाती थी। इन सब की कड़ियाँ आपस में मिली हुई थी। डैनी ऑर्चर का काम RUF यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों तक हथियार पहुंचाना था और इन हथियार के बदले में उनसे हीरे लेना था। और ये हीरे वो कर्नल कर्टसी को देता है और कर्नल कर्टसी वो हीरे वैनी कैप को देता है और इस तरह से उनका पूरा बिजनेस चलता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुलेमान वेंटी अपने परिवार को तलाश करने के लिए एक रेफ्यूजी कैंप में जाता है और यहाँ पे एक लिस्ट लगी होती है जिसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं जो अपने घर से बेघर हुए थे। लेकिन इसमें सुलेमान वेंटी के किसी फैमिली मेम्बर का नाम नहीं होता, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। दरअसल इसका परिवार एक जगह पे छुपा होता है, लेकिन यहाँ पे RUF के लोग आ जाते हैं और वो बहुत से लोगों को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं और वो सोलोमन के बेटे को अपने साथ ले जाते हैं और उसे वो अपने जैसे ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके बाद उन्हें नशे वाले इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें लोगों को कैसे मारना है, उन पे रूल कैसे करना है, उन्हें काबू में कैसे करना है। यानी कि पूरा यहाँ पे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। वो इसी सिलसिले में सुलेमान वेंटी से मिलने के लिए जाता है और वो उसे कहता है कि गुलाबी हीरा जो कि तुमने छुपाया है इसमें मेरा हिस्सा भी है क्योंकि मैंने तुम्हें जेल से रिहा करवाया था। लेकिन सुलेमान वेंटी उसे मना कर देता है कि मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। तो डैनी उससे कहता है कि अगर तुमने वो हीरा मुझे दिया तो मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुन के सुलेमान सोच में पड़ जाता है कि उसे हीरे के बारे में बताना चाहिए कि नहीं। लेकिन इतने में वहाँ पे RUF के लोग आ जाते हैं और वो सभी लोगों पे गोलियाँ चलाने लगते हैं। ये लोग शहर के कुछ लोगों को तो मार देते हैं और कुछ लोगों को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं। अब इसी तरह सुलेमान और डैनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब डैनी और सुलेमान एक जगह पे पहुँचते हैं। दरअसल डैनी उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसका नाम मैडी था, जो कि जर्नलिस्ट थी और वो इससे हीरो की स्मगलिंग के बारे में पूछ रही थी। लेकिन उस वक्त डैनी ने उसे कुछ नहीं बताया था। अब डैनी उस जर्नलिस्ट लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें सुलेमान की फ़ैमिली को ढूंढने में हमारी हेल्प करनी होगी। तुम एक रिपोर्टर हो और तुम्हारे पास सारा डेटा है।
और वो लड़की भी इस बात पे एग्री हो जाती है। अब ये सारे हेलीकॉप्टर में बैठ के उसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे रेफ्यूजी कैंप लगा हुआ था। और यहाँ पे सुलेमान को अपनी फैमिली मिल जाती है। उसकी बीवी और बेटी वहाँ पे होती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब पूरा का पूरा देश बेघर हो चुका था और इसका कारण होता है सिविल वॉर। अब सुलेमान देखता है कि उसका बेटा दिया वहाँ पे नहीं था, तो वो अपनी बीवी से पूछता है कि दिया कहाँ है। तो उसकी बीवी रोते हुए बताती है कि उसे RUF के लोग ले गए। ये सुन के सुलेमान को बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपनी फैमिली को यहाँ से बचाना चाहता है, लेकिन आर्मी वाले उन्हें आज़ाद नहीं करते और मजबूरन उन तीनों को हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आना पड़ता है। सुलेमान अब डैनी को बताता है कि जो हीरा तुम्हें चाहिए वो पहाड़ों के उस तरफ है। डैनी आर्चर उसे एक नक्शा बताता है और उसे कहता है कि नक्शे में देख के बताओ कि वो हीरा एग्जैक्टली कहाँ है। सुलेमान कहता है कि मुझे नक्शे की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो हीरा कहाँ है और मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं था। अब डैनी आर्चर मैडी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे उस जगह पे पहुँचना होगा जहाँ पे हीरा है। मेरे और सुलेमान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को बचाने का और सुलेमान के परिवार को बचाने का। वो कहता है कि मैं जर्नलिस्ट बन के जाऊँगा और सुलेमान मेरा कैमरामैन बन के जाएगा। लेकिन मैडी मना कर देती है क्योंकि उसे उस पर एतबार नहीं होता। दरअसल मैडी एक बहुत ही ऑनेस्ट और नरम दिल जर्नलिस्ट होती है। वो वाकई यहाँ के लोगों की मदद करना चाहती है। वो कहती है कि मैं दर्द भरी कहानियाँ लिख लिख के थक चुकी हूँ, लेकिन इनका उस तरह से फ़ायदा नहीं होता जिस तरह से इन लोगों को होना चाहिए था। लेकिन जब अमेरिका के लोगों को ये पता लगेगा कि जो ज्वेलरी वो पहनते हैं उस पर लगे हुए हीरो की कीमत किसी की ज़िंदगी या किसी का हाथ है, तो वो डायमंड की चीज़ों को पहनना छोड़ देंगे, उसे ख़रीदना छोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे सबूत की ज़रूरत होगी जो कि तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन तुम मुझे दोगे नहीं। डैनी उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और वो उसे एक डायरी देता है और इस डायरी के ऊपर उन सब लोगों के फ़ोन नंबर, घर के एड्रेस और अकाउंट नंबर होते हैं जो इस काले धंधे में मुलव्विस होते हैं। डैनी उससे कहता है कि अगर हीरा मिलने से पहले तुमने इसे पब्लिश कर दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, और एक बार मुझे हीरा मिल गया तो मैं अफ्रीका छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। और मैडी उससे कहती है कि अगर तुम्हें हीरा ना मिला तो डैनी कहता है कि तुम इसे पब्लिश कर देना क्योंकि उस वक्त तक मैं मारा जा चुका हूँगा, वो लोग मुझे मार चुके होंगे। और इसके बाद वो तीनों सुलेमान, डैनी और मैडी रिपोर्टर्स की गाड़ी में बैठ के उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे सुलेमान ने हीरा छुपाया था। अभी ये लोग रास्ते में ही होते हैं कि RUF के लोग इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह ये तीनों अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। अब RUF के लोग इनका पीछा करते हैं और फिर उन्हें मजबूरन जंगल में आना पड़ता है। अब इस जंगल में उन्हें कुछ आदिवासी मिलते हैं जो कि उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन रिपोर्टर उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करने की कोशिश करती है। वो इन्हें इस बात का यकीन दिलाती है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आप भी हमें कुछ ना कहिएगा। और इसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे आगे जाके देखते हैं वहाँ पे एक घर था जहाँ पे एक डॉक्टर बहुत से बच्चों की देखभाल कर रहा था, वो इन्हें यहाँ पे पढ़ा रहा था। अब ये लोग वहाँ पे जाके उन बच्चों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सुलेमान का बेटा नहीं होता। अब ये डॉक्टर उनसे वादा कर लेता है कि वो सुलेमान के बेटे को ढूंढने में उनकी हेल्प करेगा और वो गाड़ी में बैठ के उनको आगे लेके जाता है। लेकिन रास्ते में उन्हें एक टीनेजर बॉयज़ का ग्रुप रोक लेता है कि उसी ARUF का एक हिस्सा थे, और ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान वो डॉक्टर जो कि गाड़ी चला रहा था वो मारा जाता है। और यहाँ पे डैनी गाड़ी का कंट्रोल संभालता है और अपने दोस्तों को लेके आगे बढ़ जाता है। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मिलिट्री कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे वही कर्नल है जो कि डैनी का साथी है। अब जनरल डैनी से कहता है कि हमारी मिलिट्री को ज्वाइन कर लो और RUF ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हमारे साथ मिलके लड़ो, लेकिन डैनी उससे इनकार कर देता है। अब इन सब बातों के बाद रिपोर्टर डैनी से कहती है कि मुझे तुम लोगों से अलहदा होना पड़ेगा। अब उन्हें यहाँ पे पता लगता है कि ये सारी मिलिट्री उन बागियों पे हमला करने वाली है और इन सब बागियों को जान से मारने वाली है। अब यहाँ पे सुलेमान और डैनी आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन जाने से पहले डैनी मैडी से मिलता है क्योंकि डैनी और मैडी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं।
मैडी उन्हें जाने से पहले अपना फ़ोन नंबर, अपने घर का एड्रेस, अपने ऑफिस का फ़ोन नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन देती है और उससे कहती है तुम जहाँ पे भी होगे मुझे फ़ोन करोगे ना। तो वो कहता है कि हाँ, जब भी मैं किसी फ़ोन के सामने आऊँगा तो सबसे पहले तुम्हें कॉल करूँगा। और इसके बाद सुलेमान और डैनी वहाँ से हीरा तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सुलेमान और डैनी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी उन्हें उस ट्राइब की एक आर्मी नज़र आती है, जो कि कुछ बड़ों और कुछ बच्चों पे होती है, और यानी कि इसमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल होते हैं। और इन्हीं लोगों में सुलेमान को अपना बेटा भी दिखाई देता है। वो उसे आवाज़ देता है, मेरे बेटे मेरी आवाज़ सुनो, मेरी तरफ देखो। लेकिन इससे पहले कि सुलेमान का बेटा उसे देख पाता, दूसरे लोग उसे देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। और इसी दौरान वो अपनी जान बचाने के लिए दोबारा यहाँ से भागने लगते हैं। अब चूँकि जंगल में काफ़ी रात हो रही होती है और अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए सुलेमान और डैनी खुद को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। अब RUF की आर्मी वापस चली जाती है। अब जब सुबह होती है तो डैनी सुलेमान को बहुत बुरा भला कहता है, तुम्हारी आवाज़ देने की वजह से हमारा इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया हो गया, वरना हम बहुत आगे तक पहुंच चुके होते। अब यहाँ पे सुलेमान डैनी को किस तरह से समझाता कि अब अपने बेटे को इस तरह से देख के वो रह नहीं पाया, वो खुद को रोक ही नहीं सका और आगे चलते चलते डैनी उसे काफ़ी बुरा भला कहता है। अब ये दिखाया जाता है कि सुलेमान अपना रास्ता बदल लेता है और उसे डैनी रोकता है और उसे कहता है कि हीरा उस तरफ है। सुलेमान उससे कहता है कि मुझे अपने बेटे को ढूंढना है और वो दूसरी तरफ है और तुम मेरे मालिक नहीं हो। और डैनी कहता है कि इस वक्त मैं तुम्हारा मालिक हूँ और जो कुछ मैं कहूँगा तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। और इसके बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब एक टाइम ऐसा आता है जब डैनी उस पर गन तान लेता है तो सुलेमान उससे कहता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ, मुझे अपने बेटे की हेल्प करनी ही होगी, चाहे तो मुझे मार दो लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे डैनी को एहसास हो जाता है और वो दोबारा से इसके साथ सुलह कर लेता है और इसके बाद वो दोनों उस तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पे सुलेमान का बेटा है और इन दोनों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और चलते चलते आखिर वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे RUF की आर्मी होती है और ये वही जगह थी जहाँ पे कभी सुलेमान था और हीरा भी यहीं था। लेकिन वो हीरा यहाँ से नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत से RUF के लोग थे और अगर ये लोग इनके सामने जाते हैं तो वो लोग इन्हें मार देंगे। अब यहाँ पे डैनी बोलता है कि मुझे कर्नल कोर्ची को फ़ोन करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर भेजे और जब वो लोग इन पे हमला करेंगे तो इनका ध्यान बटेगा और फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम हीरे को वहाँ से निकाल सकें। तो सुलेमान उससे कहता है कि इन लोगों में मेरा बेटा भी है और इस हमले में मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो डैनी उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे नहीं होगा, हमें रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद वो कर्नल कोची को फ़ोन लगाता है और उसे इस जगह का पता बताता है और इसके बाद वो सुलेमान के साथ मिलके यहाँ पे रात होने का इंतज़ार कर रहा होता है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और यहाँ पे डैनी की आंख लग जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वहाँ पे सुलेमान नहीं होता। दरअसल सुलेमान अपने बेटे को ढूंढने के लिए उन लोगों के कैंप में चला जाता है और उसे वहाँ पे अपना बेटा मिल जाता है जो कि बाकी बच्चों के साथ ताश खेल रहा होता है क्योंकि वो भी RUF में शामिल हो चुका है। अब सुलेमान अपने बेटे का हाथ पकड़ता है, उससे कहता है चलो मेरे साथ चलो, लेकिन उसका बेटा उसे पूरी तरह से पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये हमारा दुश्मन है और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि RUF वालों ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया होता है और अब उसे ऐसा लगता है कि हमें दुश्मनों से लड़ना है और हमारे दुश्मन है यहाँ की गवर्नमेंट। और अब सुलेमान को बंदी बना लिया जाता है और अब यहाँ पे RUF का वो सिपाही भी आ जाता है जिसने उस वक्त सुलेमान से हीरा छीनने की कोशिश की थी। वो कहता है कि मैंने पूरी जगह खोद डाली लेकिन मुझे हीरा कहीं नहीं मिला, मैं जानता था कि तुम वापस ज़रूर आओगे और तुम मेरे लिए अब वो हीरा ढूंढ के लाओगे। सुलेमान कहता है कि अगर मैं हीरा ले भी आया तब भी तुम मुझे मार डालोगे। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं सबसे पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने मारूंगा और इसके बाद मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढूंगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे सामने मार डालूंगा। अब सुलेमान को मजबूरी में उसकी बात माननी ही पड़ती है, लेकिन जो ही वो हीरा ढूंढने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पे आर्मी की फ़ौज आ जाती है। तभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है क्योंकि डैनी ने यहाँ की लोकेशन आर्मी वालों को भेज दी होती है और आर्मी वाले जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं सब पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे कौन है और
और इसी दौरान सुलेमान उस आदमी को मार देता है जो उससे हीरा मांग रहा था और जिसने उसके बेटे को बंदी बना के रखा था। और यहाँ पे सुलेमान के बेटे को गोलियां भी लगने वाली होती हैं, लेकिन डैनी उसे बचा लेता है और चंद ही लम्हों में ये पूरा इलाका आर्मी के कब्जे में आ जाता है। और यहाँ पे कर्नल कोर्ची भी आता है और वो डैनी से पूछता है क्या तुम्हें हीरा मिला, और तो डैनी उससे कहता है कि उसका हम आधा आधा करेंगे। और कर्नल उससे कहता है कि अभी तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम कुछ सौदा कर सको। फिर डैनी ऑर्चर उससे कहता है कि फिर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि वो हीरा कहाँ है। जनरल उससे कहता है कि तुम नहीं बताओगे लेकिन ये ज़रूर बताएगा। वहाँ पे सोलोमन भी होता है और वो सोलोमन को पकड़ के अपने सामने ले आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और डैनी कहता है कि वो सिर्फ मुझे बताएगा। अब डैनी सोलोमन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि हीरा कहाँ है। तो सुलेमान उससे कहता है कि मुझे कर्नल कोर्ची पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। तो डैनी उससे कहता है कि अगर हमने उसे ना बताया तो वो हमारी खोपड़ी उड़ा देगा, लेकिन सुलेमान फिर भी नहीं मानता। तो कर्नल कोर्ची कहता है कि हमारे पास ज़ुबान खुलवाने के और भी बहुत से रास्ते हैं। अब डैनी कर्नल कोर्ची के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हीरा दिलवा दिया तो हमारा सौदा क्या होगा। तो कर्नल कोर्ची उससे कहता है कि 70% मेरा होगा और 30% तुम्हारा होगा। तो डैनी कहता है नहीं, तुम 60 लोगे और मैं 40% तक लूँगा। और फिर इनकी डील पक्की हो जाती है। अब वहीं पे सुलेमान का बेटा होता है और डैनी उसे पकड़ के कर्नल कोर्ची के पास लेके जाता है और उसे बता देता है कि ये सुलेमान का बेटा है। अब उन लोगों के कब्ज़े में सुलेमान का बेटा था और मजबूरन सुलेमान को उन्हें उस जगह पे लेके जाना पड़ता है जहाँ पे उसने ज़मीन के नीचे उस हीरे को गाड़ा था। वहाँ पे आसपास और भी गड्ढे होते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे हीरा तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हीरा किसी को नहीं मिला था। और अब सुलेमान उस जगह को खोदना शुरू कर देता है जहाँ पे उसने हीरा दबाया था। अब डैनियल जानता है कि हीरा मिलते ही कर्नल कोर्ची उसके साथ इन सब को भी मार डालेगा, इसलिए जो ही हीरा मिलने वाला होता है तो डैनियल कर्नल कोर्ची पे हमला कर देता है और उसको मार देता है। और इसके साथ जितने भी आर्मी वाले होते हैं वो इन सब को मार देता है। अब डैनी सुलेमान से कहता है कि उस हीरे को निकालो और इतने में सुलेमान वो हीरा निकाल लेता है। और उसी वक्त डैनी देखता है कि सुलेमान के बेटे दिया ने उसकी तरफ गन पॉइंट की हुई है क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। तभी सुलेमान उसे अपने घर की, उसके माँ बाप की और उसके बहन भाइयों की याद दिलाता है। अब दिया को सब कुछ याद आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने पिता के गले लग जाता है और रोने लगता है। तभी यहाँ पे आर्मी के और लोग भी आ जाते हैं और वो इन पे हमला करने लगते हैं। और डैनी देखता है कि उसे भी एक गोली लग चुकी है और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में डैनी उससे कहता है कि वो हीरा मुझे दे दो और सुलेमान उसे हीरा दे देता है। इसके बाद वो अपने आदमी को कॉल करता है और उसका आदमी हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पे आ जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर पहाड़ की चोटी पे उतरेगा और डैनी गोली लगने की वजह से ज़्यादा नहीं चल पा रहा था, इसलिए वो सुलेमान को हीरा वापस करता है और उससे कहता है इसे ले जाओ, अपने परिवार का, अपने बच्चे का ख्याल रखना। और वो उसे अपनी गन भी और वो उससे कहता है कि पायलट पे भरोसा ना करना, किसी पे भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो इन दोनों को बेच देता है और ख़ुद उन आर्मी के लोगों को रोकने लगता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रही होती है। और इसके बाद वो मैडी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम सुलेमान से मिलना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसके पास एक बहुत कीमती चीज़ है। और मैडी समझ जाती है कि डैनी ऑर्चर को चोट लगी है, वो इसकी मदद करना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डैनी उससे कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल सका, जिससे यूँ ज़ाहिर होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हालांकि उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया था। और इसके साथ ही डैनी की वहीं पे मौत हो जाती है। और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि सुलेमान लंदन पहुंच जाता है जहाँ पे उसे मैडी मिलती है। इसके बाद सुलेमान वेंडी कैम्प से मिलता है और उसके साथ एक सौदा करता है। दरअसल ये सौदा डैनी ने किया था और इस सौदे को पूरा सुलेमान कर रहा होता है। और इस सौदे के बदले में वेंडी कैम्प सुलेमान को उसका परिवार देता है और उसे बहुत से पैसे देता है। और इस डील की वेंडी बहुत सी फ़ोटोग्राफी खींच लेती है और उसके पास और भी बहुत से सबूत होते हैं जो उसे डैनी ऑर्चर ने दिए होते हैं। वो इन सारे सबूतों को, इन फ़ोटोग्राफ्स को और इन सारी कहानियों को अपनी मैगज़ीन में पब्लिश कर देती है और वेंडी कैप का पूरा भांडा फूट जाता है। और आखिर में दिखाया जाता है कि सुलेमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम है ब्लड डायमंड। और यहाँ पे वो अपनी स्पीच के थ्रू डायमंड की स्मगलिंग, उसको निकालने के लिए जो कोशिश की जाती है
और जो तकलीफ़ें और अज़ियत लोगों को दी जाती है उसके बारे में बात करता है। और इसके बाद 40 देश एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि वो हीरो की स्मगलिंग को रोकेंगे। दरअसल इसी तरह की मीटिंग 2003 में हुई थी, जहाँ पे 40 देशों ने इसी तरह के एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। और इस मूवी का नाम ब्लड डायमंड इसी वजह से रखा गया है। और यहाँ पे डायमंड उस जगह से निकाले जाते जहाँ पे खून खराबा हो रहा था, सिविल वॉर चल रही थी और बहुत सी लोगों की जान के बदले में हीरे निकाले जाते थे। तो इसी वजह से इस मूवी का नाम भी ब्लड डायमंड रखा गया।